हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। डेट क्या आज की डेट है 22 जून 2026 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। क्या है भाई हमारा पहला आर्टिकल? पहले आर्टिकल की बात करें तो यूके में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध, यानी कि सोशल मीडिया पर यूके में बैन लगा दिया है। यूके मतलब कौन सा? उत्तराखंड नहीं सर, यूके मतलब बात हो रही है ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। तो ये सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से संबंधित न्यूज है। क्या ये प्रीलिम के लिए काम की है? सर प्रीलिम में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो पहला क्वेश्चन बन सकता है यूके के मैप को लेकर। आपको गूगल पे जाके यूके का मैप देखना है। दूसरा कहां से आ सकता है? दूसरा आ सकता है हमारे फंडामेंटल राइट से। ये जो सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया जाता है तो कौन से हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रीलिम में। बाकी मेंस में काम का है तो क्या सर मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्या ऐसा पूछा जाएगा यूके में फंडामेंटल राइट को बैन किया जा रहा है, इससे संबंधित मेंस में क्वेश्चन बन सकता है? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा मेंस में कि भाई यूके में फंडामेंटल राइट को क्यों बैन किया जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है? सर क्वेश्चन आ सकता है सर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के दिनों में आपने घटनाएं देखी होगी जहां पर इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, या सोशल मीडिया के दुरुपयोग और इसके क्या होता है फायदे के बारे में कुछ लिखना हो, सोशल मीडिया और इससे संबंधित कुछ लिखना हो, आपको कुछ प्रोज लिखना हो, कुछ एग्जाम्पल लिखने हो, कुछ चैलेंज लिखने हो, तो ये एग्जाम्पल के रूप में काम आ सकता है। बाकी इसका कोई उपयोग नहीं, एक एग्जाम्पल के रूप में काम में आ सकता है। न्यूज क्या है? यूके में 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया की पहुंच है वो सीमित करने की घोषणा की गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ग्रीस और टर्की ऐसे कदम उठा चुके हैं। मानसिक स्वास्थ्य, ये क्यों किया गया है? सोशल मीडिया पर जो बच्चे हैं ना, बच्चे उनके लिए सोशल मीडिया का यूज क्यों कम किया गया है? सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य, अत्यधिक जो सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से क्या होता है? एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और भी कई सारी बीमारियां देखने को मिल सकती है। साइबर बुलिंग हो सकती है, ऑनलाइन शोषण हो सकता है, खतरनाक ऑनलाइन चैलेंज भी फेस करने पड़ सकते हैं। डिजिटल एआई से आधारित एल्गोरिथम बच्चे हैं वो लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे, इससे भी नुकसान हो सकता है। बाकी प्रभाव की बात करें तो सामाजिक कौशल में कमी, सार्वजनिक जो गतिविधि है वो भी कम हो सकती है। चैलेंज क्या है? पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। वीपीएन आदि का प्रयोग करके दरकिनार किया जा सकता है। अधिकारों का प्रश्न, बच्चों की अभिव्यक्ति और भागीदारों के अधिकार उसमें हो सकते हैं। सीखने का, सोशल मीडिया पर कई बच्चे सीख रहे हैं और जानकारी प्राप्त करने का माध्यम भी है। हाशिए पर समूह, कुछ बच्चों के लिए सुरक्षित संवाद का मंच हो सकता है। मैं पूरे इस आर्टिकल को समझाते हैं, इस आर्टिकल को गोली मारो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि भाई इसका है क्या। देखो सर, सबसे पहले हमारे यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब सोशल मीडिया के बारे में पूछा जाए, सोशल मीडिया के फायदे नुकसान, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही के दिनों में अलग अलग देशों के द्वारा सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया का उपयोग है वो बच्चों के द्वारा बढ़ गया है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही के दिनों में ऐसी कई घटना देखने को मिली जहां पर सोशल मीडिया की वजह से बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही के दिनों में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को कोई फायदे हो गए हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया से संबंधित है वो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है। अभी जिसकी बात की है उसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे परिचय, यानी कि लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सोशल मीडिया क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर क्या होता है? बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट में पहले हम प्रोज लिख सकते हैं यानी कि फायदे, फिर हम कॉन्स लिख सकते हैं, चैलेंज, फिर हम लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड और फिर हम लिख सकते हैं निष्कर्ष। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन अभी जो ये बात हुई है जिस पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मुद्दा क्या है, इसका कैसे आंसर देना है, तो इसका सुनना जरा, मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, यूके ने अभी 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो सोशल मीडिया का प्रयोग होता है ना, उस पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया। भाई आप है ना 16 वर्ष से कम उम्र के हो तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करो या न करो, ऐसी यूके के द्वारा घोषणा की गई है। इससे पहले कई और देश भी है इस प्रकार की घोषणा कर चुके हैं, यानी कि यूके पहला एग्जाम्पल नहीं, इससे पहले भी कई देश है वो ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं। ये दो चीजें हैं। अब इसका यूज कहां हो सकता है? इसका यूज हो सकता है जब हमें लिखना हो
भारत में ऐसे लिखना, आपको ऐसी आवश्यकता पड़ जाए इन फ्यूचर में कहीं मेंस में लिखने की या फिर इंटरव्यू में ऐसा कुछ बोलने की कि भाई सोशल मीडिया है उसका उपयोग है वो सीमित कर देना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल सीमित कर देना चाहिए। इसका एग्जांपल लिख सकते हो कि यूके समेत कई सारे ऐसे एडवांस कंट्रीज है, उनमें भी बच्चे जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उसे ऑलरेडी प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिस से सीखते हुए हमें सोशल मीडिया बच्चों के लिए प्रतिबंध किया जा सकता है। तो एक उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में आपको ऐसा लिखना हो कि क्या भारत में सोशल मीडिया का उपयोग है वो बच्चों के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए। आप लिख सकते हैं जी बिल्कुल, हमें कई देशों की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, अच्छे जो प्रयोग होते हैं उनसे सीखते हुए सोशल मीडिया का जो प्रयोग बच्चों के लिए है उसे सीमित कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन ने किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो उदाहरण के लिए आप उदाहरण के रूप में इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। ये तो ठीक है, इसकी बात हो गई है। अब सोशल मीडिया का अगर बच्चे हैं वो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका नुकसान क्या हो सकता है, क्यों इसे बैन करने की बात कर रहे हैं, इसका चैलेंज क्या है, दिक्कत क्या है। भाई करने दो ना बच्चों को उपयोग, क्या दिक्कत आती है। तो दिक्कत की अगर बात करें ना तो भाई साहब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, ये मान लो छोटा बच्चा है, ये क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, तो एक क्या नुकसान हो सकते हैं, एक इसकी लत बन जाएगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ये कैट बिल्ली जो चूहा वगैरह होता है ना, बिल्ली वगैरह, वो वैसे वीडियोस देखते जाते हैं, एक वीडियो फिर नीचे एसएम वीडियो या फिर वो देखते जाते हैं, ऐसे करते करते आपने देखा होगा छोटे बच्चे आपके घर में होंगे जो कि 3 से 4 घंटे है वो कंटिन्यूसली मोबाइल पे बैठे रहते हैं, और मोबाइल आप छीनते हो उनसे तो वो रोने लग जाते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो ये क्या हो जाती है, एक लत लग जाती है, और लत ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो सोशल मीडिया का यहाँ पे लिखो, सबसे पहले परिचय हो चुका हमारा। अब सोशल मीडिया का बच्चों पर प्रभाव, पहले हम नकारात्मक प्रभाव लिख रहे हैं, पहले नकारात्मक प्रभाव, उसमें लिख सकते हैं लत, कि सोशल मीडिया की बच्चों को लत लग सकती है, चैलेंज हो सकता है। दूसरा है सोशल मीडिया का उपयोग करके इन्हें बुली किया जा सकता है। बुली मतलब भाई कोई वीडियो उस पर कॉमेंट किया जा सकता है, ऐसा कमेंट किया जा सकता, आप मेरे वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करो, ऐसे हरास करो, तो उससे क्या हो सकता है, बुली किया जा सकता है, बच्चे को टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। कई सारे गेम वगैरह हैं वो सिखाए जा सकते हैं जो कि उसके मानसिक रूप से नुकसानदायक हो सकते हैं। आपने कई ऐसे केसेस सुने होंगे जहां बच्चा है वो सोशल मीडिया या फोन की वजह से क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। क्यों सुसाइड कर रहा है, क्योंकि भाई उसे फोन है वो लगातार खेलता जाता है, फोन से देखता जाता है, उसका माइंड है ना, माइंड वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक माइंड हो जाता है, माइंड एकदम इलेक्ट्रिक हो जाता है, सोचने की समझने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारे जो चैलेंज देखने को मिल सकते हैं, उसकी लत लग सकती है, उसे साइबर बुली किया जा सकता है, उसके साथ में फ्रॉड हो सकते हैं, फ्रॉड स्कैम हो सकता है, कई नेगेटिव जो वेबसाइट होती है, पोर्न वेबसाइट होती है, उसका उपयोग कर सकता है, जिससे उसका माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है। तो ये सारे चैलेंज है वो सोशल मीडिया की वजह से उसे फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे चैलेंज लिखे हैं कि कौन कौन से चैलेंज उसे फेस करने पड़ सकते हैं। तो भाई साहब देखो, मानसिक स्वास्थ्य अधिक उपयोग करेगा तो एंजाइटी होगी। आज के बच्चे आपने देखे होंगे कि छोटी छोटी बातों में बोलते रहते हैं, माँ मेरे को तो एंजाइटी है, मेरे को तो डिप्रेशन है, ऐसे बगरू टाइप के, एकदम बिल्कुल शांत टाइप के बैठे रहते हैं कोने में, कुछ बोलते नहीं है, कुछ एकदम अलग ही टाइप के दिखते होंगे। वो क्या है, वो एंजाइटी का शिकार है, बिल्कुल सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करते हैं तो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कई प्रकार की समस्या हो सकती है। और क्या हो सकता है, साइबर बुलिंग किया जा सकता है, ऑनलाइन शोषण किया जा सकता है, उसका ऑनलाइन उसको गलत तरीके से ट्रोल किया जा सकता है, एल्गोरिथम की वजह से लत लग सकती है। तो ये सारे चैलेंज है सोशल मीडिया के बच्चों के लिए। फायदे क्या है भाई साहब, फायदे और इस लाभ क्या होता है बच्चों को, बच्चे सोशल मीडिया पे जाके सीख सकते हैं। अगर आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आता है, ये आपको नहीं आ रहा, मतलब मान लो आप यूपीएससी के बच्चे तो क्या ही तैयारी कर रहे होंगे, पर किसी क्लास में 10th में पढ़ रहा है, 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ रहा है, तो वो यूट्यूब वगैरह का उपयोग करके क्या सीखता है, मान लो उसे ज्योग्राफी पढ़नी है या साइंस पढ़नी है, साइंस में उसे नहीं पता कि इसरो के मिशन के बारे में ऑब्वियस नहीं पढ़ना होगा, बट बेसिक उसे जानकारी चाहिए होती है, तो वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकता है, भाई ये क्या कैसे काम करता है, ह्यूमन बॉडी वो कैसे काम कर सकती है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, तो वो यूट्यूब पे सर्च कर सकता है। तो यूट्यूब पे जो एनिमेटेड वीडियो होता है, एनिमेटेड वीडियो, उसके सहायता से उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है, तो उसे सीखने के लिए हेल्प मिल जाती है, और कई प्रकार की मदद है वो सोशल मीडिया की सहायता से मिल जाती है। एक हमारा फंडामेंटल राइट भी है, मूल अधिकार भी है। हमारा मूल अधिकार है कि भाई
हर कोई अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, कोई बोल सकता है, सुन सकता है, लिख सकता है, तो बच्चों को भी अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। तो बच्चों को इस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हो, ये भी एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं ना, इसके तहत आप बच्चों को वंचित नहीं कर सकते। बच्चों को लर्निंग करने का अधिकार है, बच्चों का फंडामेंटल राइट है, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। बच्चे सीख सकते हैं, और बच्चों को अगर आपने सोशल मीडिया से दूर कर दिया है तो वो हाशिए पर भी एकदम मैन टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे दूर भी जा सकते हैं। तो ये सारे चैलेंज है वो फेस एक बच्चे को करने पड़ सकते हैं अगर उसे सोशल मीडिया से दूर किया है। तो इसके फायदे भी है, उसको नुकसान भी है। तो अगर आपको मेंस में लिखना है तो कैसे लिखोगे? मेंस में सोशल मीडिया वर्सेज बच्चे, ऐसा कुछ लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, पहले सुन लो जरा। मेंस में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर, तो पहले इसके फायदे लिख दो, फिर इसके नुकसान लिख दो, फिर वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि देखो इस प्रकार का कुछ सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, या ऐसी एप्लीकेशंस होनी चाहिए जिसमें एक टाइम लिमिट फिक्स हो, भाई बच्चे है वो इतने घंटे ही यूज कर सकता है। आपने देखा होगा आजकल फोन ऐसे आ गए हैं जहां पर पेरेंटल सिस्टम आ गया, यानी कि माता पिता डिसाइड करेंगे फोन कितने घंटे ऑन रहेगा, यानी कि 8 मिनट 1 घंटे तक आप फोन यूज करोगे, फिर ऑटोमेटिक उसमें पासवर्ड लग जाते हैं। ऐसे सिस्टम भी आ चुका है। तो ये सारे सिस्टम अडॉप्ट कर दो। बच्चों में खाली ऐसे टैबलेट प्रोवाइड करो जिसमें केवल सीखने की बातें हो, फालतू की इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं हो। माता पिता उसको ट्रैक करते रहे कि मेरा बच्चा क्या सर्फिंग कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, वो माता पिता के द्वारा एनी टाइम उससे देखते, एक तो वॉच लिस्ट में होना चाहिए कि ताकि बच्चे की मनमानी न हो। बच्चा वॉच लिस्ट के अंतर्गत जो काम की चीजें वही देखे, फालतू की चीजें न देखे। अब ये फॉरवर्ड में लिख सकते हो भाई पूरी तरह से प्रतिबंध करने की आवश्यकता नहीं है, वॉच लिस्ट में रख के वो सारी चीजें की जा सकती है, पूरी तरह से बैन करने की आवश्यकता नहीं है। सीमित समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग है बच्चा कर सकता है, ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। आप मेरे को कमेंट में बताओ, क्या आपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए बच्चों के लिए या नहीं? बैन कर देना चाहिए तो क्यों, और बैन कर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? कारण सहित बताना है कि भाई इसलिए बैन कर देना चाहिए, इसलिए बैन नहीं करना चाहिए, ये इसके फायदे ये नुकसान है, पूरा बताना है कमेंट में। जो नहीं बताएगा और वो मतलब बुद्धिमान नहीं, उसके लिए पक्का बैन करना है। तो प्लीज बताना जरूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में है। भाई आर्टिकल हमारा है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। इस प्रकार के बहुत सारे आपने इंडेक्स देखे होंगे, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोक्योरमेंट इंडेक्स। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है? न्यू सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या लिखा है यहाँ पे? न्यू सीरीज, न्यू सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब क्या है भाई न्यू सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स? केंद्र सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI की नई श्रृंखला जारी की है, जिसमें बेस ईयर 2011-12 से बदल करके अब बेस ईयर है वो 2022-23 कर दिया है। इसके साथ पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI भी जारी किया गया है, पहली बार PPI भी जारी किया गया है। न्यूज देखो क्या है भाई साहब, अभी हमारी जो WPI थी यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें एक होता है बेस ईयर। अब बेस ईयर समझो क्या है ना, बेस ईयर समझो क्या होता है। बेस ईयर का मतलब होता है आधार वर्ष। मान लो ये कौन है, ये मान लेते हैं कि तन्नू नाम की एक लड़की है। कौन है? तन्नू नाम की लड़की है। मैं बोलता हूं कि तन्नू के है ना 12वीं क्लास में 80% बने हैं, 12वीं क्लास में 80% बने हैं। अब मैंने आपको बोला कि तन्नू के 12वीं क्लास में 80% बने हैं। अब आप क्या समझोगे कि भाई तन्नू के 12वीं क्लास में 80% बने, केवल इतना ही समझोगे और कुछ नहीं समझोगे, है ना, और कुछ नहीं समझने वाले हैं। लेकिन मैंने बोला कि तन्नू के भाई 10वीं क्लास में थे वो 60% थे, 10वीं में 60% थे, अब बढ़ करके कितने हुए हैं? 80% हो चुके हैं। 10वीं में 60 थे, 12वीं में है वो कितने हो चुके हैं? 80% हो गए हैं। यानी कि तन्नू ने 20% है उसमें बढ़ोतरी की। तन्नू ने 20% है वो क्या की है? बढ़ोतरी की। पहले कम थे अब बढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, ये क्या होता है? ये हमने एक फिक्स पॉइंट से देखी तुलना करी। रुको एक और समझाते हैं, जरा देखो। यहाँ पे तन्नू खड़ी है, यहाँ पे गुंजन खड़ी है, यहाँ पे मान लो मनीषा खड़ी है, यहाँ पे ममता जी खड़े हैं, कोई खड़े, 4 लड़कियां खड़ी है।
इन चारों ने दौड़ना स्टार्ट किया है। दौड़ते 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 कहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं। ये कंडीशन थी, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है। दूसरी कंडीशन बी, एक लड़की दौड़ना स्टार्ट करी, यहाँ आ चुकी है। एक दौड़ना करी, यहाँ आ चुकी है। तीसरी दौड़ना करी, यहाँ आ चुकी है। चौथी दौड़ना करी, यहाँ आ चुकी है। अब ये चारों लड़कियां अलग अलग जगह पर गई है। अब कोई बता सकते इन्होंने कितनी डिस्टेंस तय करी? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहां से दौड़ना स्टार्ट किया इन लोगों ने, ये दौड़ी कहां से, इन्होंने रन करना कहां से स्टार्ट किया है, इन्होंने रनिंग कहां से स्टार्ट की है। मुझे कोई क्लियर लाइन नहीं पता है, क्लियर लाइन नहीं पता है। यहां पर मुझे लाइन पता है कि भाई ये यहां से रनिंग स्टार्ट की थी, तो मैं बता सकता हूं इसने 2 किलोमीटर, इसने 2 किलोमीटर, इसने 2 किलोमीटर, इसने 2 किलोमीटर, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे लाइन पता है कि यहां से दौड़ना स्टार्ट किए। तो ये होता है आपका बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब होता है आधार। नीचे ये भाई अपने मकान बना रहे हो, मकान का ये आधार, इसके ऊपर मकान बना रहे हो, इसके ऊपर मकान बना रहे हो, ये इसका आधार है। तो बेस ईयर का मतलब होता है आधार वर्ष, जिस आधार से आप तुलना करते हैं। मान लो मेरे पास में 2011-12 में 100 रुपए थे, आज मेरे पास कितने हैं, 1000 रुपए हैं, मतलब मेरे पास 900 रुपए बढ़ चुके हैं। 900 रुपए किसकी तुलना में, 2011-12 की तुलना में मेरे पास 900 रुपए बढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, ये मेरा आधार वर्ष है। तो जब हम WPI की बात करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि पहले इसका आधार वर्ष था 2011-12, अब बढ़ा करके इसे क्या कर दिया है, 23-24 है। यानी कि WPI का जो आधार वर्ष है वो सरकार ने चेंज कर दिया है। केंद्र सरकार ने WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर था 11-12 का, उसे बदल करके 22-23 कर दिया, चाहे 23-24 नहीं 22-23 कर दिया है। और पहली बार PPI भी जारी कर दिया, पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को भी जारी किया है। WPI के बारे में बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करें, तो ये थोक बाजार में वस्तुओं की कीमत में होने वाले औसत बदलाव को मापता है। इसका उपयोग है वो महंगाई का आकलन करने में किया जाता है। 5 वर्षों में PPI WPI की जगह लेगा। ठीक है भाई, ओके। आधार वर्ष इसका पहले 11-12 था, अब 22-23 कर दिया है। टोटल वस्तुएं कितनी होती है, 997 वस्तुएं होती है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक, सेकेंडरी, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, इसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती है। मैं समझा देता हूं, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से सुनो। तो भाई साहब समझो जरा, हम बात करें यहाँ पे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले न्यूज में क्यों है, क्योंकि पहले इसका आधार वर्ष 2011 से 11-12 था, पहले इसका आधार वर्ष था 2011-12 था, अब बदल करके क्या कर दिया है, 22-23 कर दिया है। ये तो थी न्यूज। WPI होता क्या है, WPI की फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा, होलसेल लिखा है। क्या लिखा है, होलसेल। होलसेल का मतलब होता है थोक विक्रेता। होलसेल का मतलब क्या होता है, थोक विक्रेता। थोक का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ बेच रहा है। ये एक दुकान है, ये क्या है, एक शोरूम है। दुकान से आपने 1 किलो चावल ले गए, 1 किलो घी ले गए, सॉरी 1 किलो क्या ले गए, चीनी ले गए, 1 किलो चाय ले गए, 1-1 किलो लेके जा रहे हो। थोक विक्रेता 100 किलो चावल ले गए, 1000 किलो क्या ले गए हो, चीनी ले गए हो। यानी कि आप क्या ले सकते हो, एक साथ बहुत सारी चीजें ले गए हो। तो ये आपका WPI है ना, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें एक साथ ले जा रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं वो क्या कर रहे हो, एक साथ लेके जा रहे हो, बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके जा रहे हो। इसे क्या कहा जाता है, इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एक साथ काउंट किया जाता है। ठीक है सर, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है। और आपका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, ये कंज्यूमर को टारगेट करता है। कंज्यूमर मतलब मेरे आपके जैसे लोग हैं जो कम चीजें खरीदते हैं। ये थोक विक्रेता जो बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, उनके लिए ये टारगेट किया जाता है। तो WPI है, उसका आधार वह चेंज किया है। इन्फ्लेशन का आंकलन, महंगाई जो है ना, महंगाई कितनी बड़ी है, महंगाई का आंकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 वर्षों के बाद में ये PPI है ना, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, ये WPI की जगह ले लेगा। समूह कौन से हैं, ये सारी चीजें वस्तु इसमें काउंट की जाती है, ये सारी वस्तु इसमें काउंट की जाती है। जैसे कि प्राइमरी वस्तु है, फिर क्या फ्यूल एंड पावर है, फिर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारी चीजें हैं। और पहली बार इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को भी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको भी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा।
प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई की बात करें तो ये उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों में बदलाव को मापता है। ठीक है, उत्पादक को जो होता है ना प्रोड्यूसर, उसकी कीमतों को मानते हैं। समझे जितने जरा, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, आपने होलसेल थोक में कितनी चीजें बेची है, एक साथ कितनी चीजें बेची है, उसको टारगेट करता है। सीपीआई कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं, वो चीजें खरीद रहे हैं, उनको कितनी चीजें महंगी मिल रही है। ये बड़े बड़े व्यापारियों को कितनी चीजें महंगी मिल रही है, बड़े बड़े व्यापारियों को महंगाई को मापता है। ये हमारी आपकी महंगाई को देखता है। पीपीआई जो बना रहा है, चीजें बना रहा है, इससे भी नीचे वाला बना रहा है, जो भाई अंबानी है, जो जैसे कि नेटवर्क बना रहा है, इंटरनेट बना रहा है, तो इसको कितनी महंगी चीजें बन रही है, इसको कितनी चीजें महंगी बन रही है, इसे पीपीआई कहा जाता है। सबसे पहले पीपीआई जो चीजों को बना रहा है, उत्पादन बना रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो बोर्ड मैंने ये बनाया है, इसके लिए मुझे कितना खर्चा आया है, ये मैं प्रोड्यूसर हूं। फिर होलसेल, मैंने ये सारी चीजें खरीदी है, उसमें कितना खर्चा है। फिर ये आपने खरीदी, आपको कितना खर्चा आया है। तो ये प्रोड्यूसर है, ये होलसेल है, ये सीपीआई। सीपीआई सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम महंगाई को देखते हैं कि महंगाई क्या चल रही है मार्केट में, उसके लिए सीपीआई का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 इंडेक्स है, तीनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि प्री में काम के, मेंस में ज्यादा काम के नहीं है। मेंस में नहीं पूछेगा भाई पीपीआई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, नहीं पूछेगा वो। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सीड के बारे में। भाई सब कल है ना, ये लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये लग गई थी, इसकी वजह से ना ये ऐसे गिर गया था, तो इसकी वजह से दर्द हो, यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, तो अभी क्या थोड़ा दर्द हो रहा है, जोर आ रहा है लिखने में, यहाँ लगी थी ना, उसकी वजह से थोड़ा जोर आ रहा है एक्सीडेंट की वजह से। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या है सर? स्पेशल क्या हमारा, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, जिसे विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं, सीड टैक्स या विंडफॉल टैक्स क्या होता है। पश्चिमी एशिया के संकट के बीच सरकार ने डीजल और एविएशन ट्यूबल फिनाइल के जो टर्बन फ्यूल होता है, उसके जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उस पर सीड लगा दिया है। सीड मतलब एडिशनल, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। समझेंगे आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं। सीड क्या है? ये एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी है, जो मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल और यानी कि आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, उस पर लगाया जाता है। इसे विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है सर। देश में पेट्रोलियम के पर्याप्त उपलब्धता के लिए जरूरी होता है अधिक निर्यात को हतोत्साहित करना और मुनाफे पर कर लगाना होता है। कानूनी सेंट्रल एक्साइज टैक्स 1944 का जो एक्साइज एक्ट है वो है। पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी जीएसटी के बाहर रखे गए हैं। विंडफॉल टैक्स क्या? जब किसी भी उद्योग को बाजार की परिस्थितियों के कारण अचानक बहुत अधिक लाभ होता है तो उसे अतिरिक्त लाभ पर लगाए गए कर को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। पूरे टॉपिक को समझते हैं, क्या है पूरा टॉपिक? पूरा टॉपिक हमारा है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। क्या है भाई हमारा? स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सीड टैक्स भी कहा जाता है इसे विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। क्या होता है सीड टैक्स, क्या होता है विंडफॉल टैक्स, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सीड टैक्स को समझते हैं। अभी क्या हुआ है भाई साहब, ये हमारा है भारत, ठीक है सर, ये आपका सऊदी अरेबिया है, ऊपर ईरान है, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे ईरान, इजराइल, यूएसए, इनके बीच में युद्ध चल रहा है, आपको सभी को पता है। इसकी वजह से जो पेट्रोल आता था यहाँ पे वो कम हो चुका है, हमारे लिए पेट्रोल कम हो चुका है, तो पेट्रोल के दाम है वो भी बढ़ चुके हैं। ठीक है सर, ये परिस्थिति हमें सबको पता थी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से पेट्रोल होता है ना, उसको रिफाइन करके कहाँ बेचते हैं? बाहर बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे इन लोगों को क्या होता है? फायदा होता है, यानी कि हमारे देश में जो ऑलरेडी तेल है उसको दूसरे देश में भेजने का काम किया जाता है, दूसरे देश में पहुंचाने का काम है वो किया जाता है। ठीक है सर। लेकिन अब सीड की बात करें ना, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की, वो क्या करेगा? मान लो यहां से तेल है वो भारत में आ रहा है, ठीक है भाई, तेल आ गया है, लेकिन कुछ लोग तेल को कहां भेज रहे थे? बाहर भेज रहे थे, बाहर भेज रहे थे, बाहर भेज रहे थे। लेकिन अब सरकार क्या करेगी? सरकार करेगी कि ये जो तेल बाहर भेजा जा रहा है, जो आपके देश में आ चुका है, उसको जब बाहर भेज रहे हो तो इस पे क्या लगाया जाएगा?
इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। मान लो ये 100 रुपए का तेल है, इस पे 5 रुपए नॉर्मल टैक्स था, 105 का हो गया। सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, और हम इस पर स्पेशल एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, कितने रुपए, और 5 रुपए लगाएंगे। तो ये टैक्स कितने का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। यानी कि सरकार को और 5 रुपए फायदा हो जाएगा। और ये जो बाहर भेजने वाले लोग वो क्या करेंगे, थोड़ा संकोच करेंगे, नहीं यार इतना महंगा तेल कोई खरीदेगा नहीं, तो हम क्या कर देते, कैंसिल कर देते। अगर कोई बिकता है तो सरकार को एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। ये आपका सीड है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं, रुको जरा मैं समझाता हूं। मान लो ये तेल का क्या है, एक टैंकर है, एक तेल का क्या है, टैंकर है। ये कहां से आया है, ये मान लो यहां से सऊदी अरब से भारत में आया है, भारत में आया है तेल का। अब तेल की जितनी जरूरत थी मैंने पी लिया है, गाड़ी को डाल दिया है। कुछ तेल है वो एक्स्ट्रा बच चुका था। अब मेरे को लालच चाहिए कि इस तेल को क्या करता हूं मैं, मान लेते हैं कि आपको दे देता हूं, हालांकि आपको नहीं दूंगा, मान लेते आप में से किसी को दे देता हूं, मैंने भेज दिया आपको। ये हमारे देश का तेल, जो कि हमारे देश में ऑलरेडी संकट है, तेल की कमी है, फिर भी मैं लालची था, इसलिए मैंने क्या किया, आपको दे दिया। हमारे देश के लोग देखो भूखे मरते मरते चिल्ला रहे हैं, मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। देश के लोगों को नुकसान हो रहा है ना। अब सरकार क्या करती है, सरकार बोला कि उमेश जी भाई, मैं कहा हाँ, आप जो इनको दे रहे हो ना तेल, इस पे दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, ये तेल कितने का है, मैंने बोला 100 रुपए का है, टैक्स कितना लग रहा है, 5 रुपए लग रहा है। सरकार ने बोला भाई हम इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा है, इसे क्या कहा जा रहा है, इसे ही कहा जा रहा है सीड। इसे क्या कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है सीड। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहा जा रहा है, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहा जा रहा है, इसे सीड कहा जा रहा है। इसे विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। जब किसी उद्योग को बाजार की परिस्थितियों के कारण बहुत अधिक लाभ होता है तो अतिरिक्त लाभ पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। कैसे, मान लेते हैं कि भारत से ये तेल था, बाहर भेजा जा रहा था, इस वजह से एक्स्ट्रा लाभ हो रहा था, सरकार ने टैक्स लगा दिया। टैक्स के जो लाभ एक्स्ट्रा हो रहा था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया है। अब ये लोग बाहर तेल नहीं भेजेंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, मतलब उनको लगेगा यार इतना महंगा तेल कौन खरीदेगा, तो उनको टेंशन हो जाएगी, तो वो बाहर नहीं भेजेंगे। बाहर नहीं भेजेंगे तो हमारे देश के लोगों को फायदा होगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे सीड टैक्स कहा जाता है, इसे विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। बाहर देश से किसी चीज को बाहर भेजा जा रहा है और सरकार उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, उसे सीड टैक्स कहा जाता है। और सेंट्रल एक्साइज अधिनियम 1944 के तहत सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल वगैरह है वो वैसे भी अभी जीएसटी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सियोम नदी के बारे में। सियोम नदी के बारे में, कौन सी नदी के बारे में है, सियोम नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में है, सियोम नदी के बारे में। क्या है भाई सियोम नदी, सियोम नदी के बारे में बात करें तो सियोम नदी पर प्रस्तावित 1000 मेगावाट विद्युत परियोजना है वो, उसको मंजूरी टाल दिया गया है, क्योंकि एनवायरमेंटल की दिक्कत थी, इस वजह से इसे टाल दिया गया है। एनवायरमेंटल फ्लो क्या होती है, एनवायरमेंटल फ्लो है कि बांध से नदी में इतना पानी छोड़ दिया जाए जिससे कि नदी का जो प्राकृतिक तंत्र है वो बना रहे, इससे जलीय जीव वनस्पति वगैरह है वो सुरक्षित रहता है। इससे एनवायरमेंट, नाम याद रखना, ये शब्द याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम में पूछ लेती है कि भाई एनवायरमेंटल फ्लो क्या होता है। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है पर्यावरण, फ्लो का मतलब क्या होता है बने रहना। जैसे हम सुबह आए, डेली क्लास लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, ये क्या है, फ्लो बन रहा है। सुबह आएंगे, क्लास लेंगे, फिर पढ़ेंगे, सुबह आएंगे, पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे, टेस्ट लेंगे, ये क्या एक फ्लो बन रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे एनवायरमेंटल फ्लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे एनवायरमेंटल फ्लो कहा जाता है। ये तो हमारा फ्लो है, हमारी पढ़ाई का फ्लो है। लेकिन जब एनवायरमेंट का फ्लो है कि भाई नदी का पानी इसमें इतना था, नदी पर पानी सूखने लगा तो बाहर से पानी डाल दिया गया, यानी कि फ्लो जो था वो लगातार बनता रहे, इसे एनवायरमेंटल फ्लो कहा जाता है। कि भाई जितना पानी की आवश्यकता थी उतना पानी उसमें डाल दिया, जिससे एनवायरमेंट को आवश्यकता थी वो फ्लो बने रहेगा, इसे एनवायरमेंटल फ्लो कहा गया है। सियोम नदी के बारे में बात करें तो भारत और चीन की सीमा के पास में अरुणाचल प्रदेश में ये नदी स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये सियांग नदी की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है। सियांग नदी है उसकी सहायक नदी है। तो ये आपका रहा अरुणाचल प्रदेश, ये आपकी सुबनसिरी नदी है, ये सियांग नदी है, ये देबांग नदी है, ये लोहित है, ये सादिया है। तो ये जो सियांग नदी है ना, इसके जो सहायक नदी है इसे सियोम नदी कहा जाता है। क्या आर्टिकल था, सियोम नदी पर जो प्रोजेक्ट बनाने वाले थी भारत सरकार, उसे अभी रोक दिया है, टाल दिया गया है, क्योंकि एनवायरमेंट का फ्लो बनाने के लिए, एनवायरमेंट का फ्लो क्या होता है, एनवायरमेंट सही रूप से काम करता रहे उसे एनवायरमेंट का फ्लो कहा जाता है। तो यहाँ पे एक सियांग नदी है, इस सियांग नदी की सहायक नदी है सियोंग नदी, ठीक है। यहाँ पे दियांग, ये देबांग, ये लोहित, ये सादिया, ये आपके कौन सी ब्रह्मपुत्र है, ये डिब्रूगढ़ है,
ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये धनश्री नदी है, ऊपर सुबनसिरी, ये सुबनसिरी नदियां हैं। तो इनके जो लोकेशन है आपको पता होना चाहिए, ये मैप में जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है। कमेंट में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बताना, सहायक नदियों के बारे में बताना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारी देख लेना, धनश्री है, सुबनसिरी है, ये मानस नदी है, ये संकोच नदी है, तीस्ता नदी है, ठीक है, ये सारी नदियों के लोकेशन आप एक बार गूगल पे जाके जरूर देखना। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है WT मेरठ पोर्टल के बारे में। क्या है? WT मेरठ पोर्टल, WT मेरठ पोर्टल के बारे में, WT मेरठ पोर्टल के बारे में। भारत ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र के लिए पहला WT मेरठ यानी कि विंड, W का मतलब होता है विंड, T का मतलब होता है टरबाइन, मेरठ का मतलब ये फुल फॉर्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि भारत ने पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए पहला WT मेरठ जो पोर्टल होता है वो लॉन्च किया है। क्या याद रखना है? भारत सरकार ने पवन ऊर्जा के लिए WT पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत सरकार ने पवन ऊर्जा के लिए WT पोर्टल को लॉन्च किया। क्या किया भारत सरकार ने? WT पोर्टल को लॉन्च किया। क्या किया है? WT पोर्टल को लॉन्च किया है। WT मेरठ पोर्टल क्या है भाई? WT मेरठ पोर्टल की बात करें तो इसे रिन्यूएबल जो मिनिस्ट्री होती है, मनरेगा मंत्रालय होता है, यानी कि नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय होता है, नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय होता है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या काम करेगा? ये जो भारत की पवन ऊर्जा है ना, उसमें मदद करने के लिए काम करेगा। इसमें क्या हो सकता है? ये पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाई सप्लाई चेन, जो पवन ऊर्जा के लिए चीजें चाहिए वो टाइम पर मिलती रहे, सही से काम करे, कोई दिक्कत नहीं आए, इस प्रकार का ये पूरा काम करेगा। यानी कि पवन ऊर्जा से संबंधित जो भी दिक्कतें होती है उन सारी दिक्कतों का समाधान करने का काम करेगा। एक लाइन में याद रखना है, WT मेरठ पोर्टल क्या है? WT मेरठ पोर्टल है वो आपके पवन ऊर्जा के लिए एक पोर्टल है, नवीनीकरण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो पवन ऊर्जा में मदद करने का कार्य करेगा। WT मेरठ पोर्टल नाम है इसका, WT मेरठ पोर्टल इसका नाम है, WT मेरठ पोर्टल इसका नाम है। दूसरा आपका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 2019। क्या है आर्टिकल? फॉरेन मतलब होता है विदेशी, एक्सचेंज मतलब चीजों का क्या करना? एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब होता है चीजों का एक्सचेंज करना, यानी कि पैसों का हस्तांतरण करना। मैनेजमेंट यानी कि उसका मैनेज करने के लिए। नॉन डेट यानी कि बिना ऋण का इंस्ट्रूमेंट रूल 2019। विदेश से कोई भी चीज लेते हो, विदेश से जो भी चीजें लेते हो उनका जो एक्सचेंज करते हो, पैसों का जो एक्सचेंज होता है, उनके लिए 2019 में रूल बने थे, उनसे संबंधित हमारा आर्टिकल है। केंद्र सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 2019 में संशोधन किया है। इस संशोधन से विदेशी निवेश जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना आसान हो गया है। क्या भाई आर्टिकल है? भारत सरकार ने विदेशी मैनेजमेंट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो नियम थे, फॉरेन से जो चीजें आती है, पैसे वैसे आते हैं, उनका जो मैनेज करने के लिए 2019 में नियम बनाए गए थे। सरकार के द्वारा उन नियमों में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। उन नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधन क्यों किया गया है? संशोधन इस वजह से किया गया भाई, विदेशी जो इन्वेस्टर है, विदेश के जो निवेशक है, वो भारत के शेयर बाजार में आसानी से निवेश कर सके, इसलिए किया गया है। क्या बदलाव किया है? बदलाव ये किया कि विदेशी निवेशकों का दायरा बढ़ाया गया है। अब केवल NRI और OCI नहीं, बल्कि कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश कर सकता है, यानी कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है वो भी भारत की जो सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनी उसमें निवेश कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधान बरकरार, भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों को भी अभी साझा आवश्यक क्या बोलती है, सरकारी कंपनियों को अभी भी सरकारी मंजूरी आवश्यक होगी। निवेश सीमा बढ़ाई गई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट के तहत इसमें सीमा बढ़ाई गई है। किसी विदेश के निवेशकों को हिस्सेदारी कंपनी की कुल पेड अप इक्विटी में 10% से कम रहेगी। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में विदेशी मुद्रा लेन देन और विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है। विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ा देने के लिए मुद्रा बाजार को व्यवस्थित करने का काम करता है। पूरे को समझते हैं क्या? समझो भाई, भारत सरकार के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 2019 के नियम हैं।
विदेशों से जो भी चीजें आती है, जो भी पैसे आते हैं, उसे मैनेज करने के लिए एक 2019 में नियम बनाए गए थे। 2019 में नियम बनाए गए थे। अभी क्या किया गया है, इन नियमों में कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि विदेशों के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, आसानी से भारत में निवेश कर सके। पहले क्या था, पहले एक तो आपकी एनआरआई, एनआरआई का मतलब कौन है, एक भारत का व्यक्ति है, भारत का नागरिक है। नागरिक कहां का, भारत का है, बिल्कुल भारत का नागरिक है, लेकिन काम धंधे के चक्कर में भारत के बाहर रह रहा है। भारत का नागरिक है लेकिन काम धंधे के चक्कर में भारत के बाहर रह रहा है, उसे एनआरआई कहा जाता है। दूसरा होता है ओसीआई। ओसीआई का मतलब क्या है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी वगैरह भारत के थे, परंतु अभी वो भारत का बाहर रह रहा है, भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक भी नहीं है, भारत के बाहर रह रहा है। पहला है एनआरआई, भारत का नागरिक है, माता पिता भारत के हैं, खुद भी भारत का ही है, लेकिन काम धंधे के चक्कर में भारत के बाहर रह रहा है, एनआरआई कहलाएगा। ओके। दूसरा है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज मतलब भारत के बाहर रह रहा है, भारत का नागरिक नहीं है, परंतु उसकी जड़ें हैं वो भारत में हैं, वो निवेश कर सकते थे। यानी कि 2019 के पहले नियम था कि भाई एक तो एनआरआई, एक ऐसा व्यक्ति जिसके भारत दादा दादी वगैरह भारत के थे, वो भारत की कंपनियों में निवेश कर सकते थे। लेकिन सरकार ने कहा ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं भी था, यानी कि उसके माता पिता भी भारत के नहीं थे, वो भी भारत की कंपनियों में निवेश कर सकता है। लेकिन अगर भारत का कोई पड़ोसी देश है, यानी कि बांग्लादेश का कोई व्यक्ति है, नेपाल भूटान का कोई व्यक्ति है, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, उसे अगर भारत में इन्वेस्ट करना है, चाइना का कोई व्यक्ति को इन्वेस्ट करना है, उसके लिए सरकार की परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे दुश्मन हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश की जो सुरक्षा है वो मजबूत रहे, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अभी भी क्या लेनी पड़ेगी, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कुछ नियम है, पूरे नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक नियम रखने थोड़ी बैठोगे, एक साल बाद में प्रीलिम है। बाकी फेमा एक्ट होना चाहिए आपको याद। फेमा मतलब एक्ट, फेमा नाम का एक अधिनियम है। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम, विदेशी मुद्रा मैनेजमेंट अधिनियम 1999 का एक अधिनियम है। फेमा इस अधिनियम का नाम है। फेमा अधिनियम 1999 में ये क्या करता है, विदेश से जो भी पैसे आते हैं उन पैसों को नियंत्रित करने का काम है वो फेमा अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, सही पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक आर्थिक विकास है वो धीमा हो सकता है। ठीक है, ये सारे निष्कर्ष है, ये याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वह ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्या रिलीज किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है, बस इतना याद रखना है। 2 बार वर्ष में 2 बार रिलीज की जाती है, जनवरी जून में, हम पहले भी पढ़ चुके, जनवरी जून में 2 बार वर्ष में रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ऋषि अगस्त्य के बारे में। किसके बारे में है, ऋषि अगस्त्य के बारे में। अगस्त्य ऋषि थे, उनके बारे में हमारा आर्टिकल है। भारत के उपराष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया है, अगेतर द अनफेयर नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। एक बुक थी, उनका क्या किया, विमोचन किया गया है। तो उसकी वजह से आपके ऋषि अगस्त्य है वो न्यूज में है। तो कौन थे ऋषि अगस्त्य? ऋषि अगस्त्य की बात करें तो अगस्त्य ऋषि है, उसे अगत्यार मुनिवर या कुंभज घड़े से इनके जन्मे थे। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के जो वैदिक सूक्त हैं उनके रचयिता माने जाते हैं। पत्नी तो लोपामुद्रा के साथ कई वैदिक मंत्रों में रचना की गई। इन्होंने, इनकी वाइफ थी लोपामुद्रा, उनके साथ में कई वैदिक मंत्रों की रचना भी की थी। साहित्य भाषा में योगदान, तमिल व्याकरण के जनक माने जाते हैं। इन्हें अगत्यम ग्रंथ के रचयिता भी माने जाते हैं। तमिल संगम परंपरा के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व, रामायण और महाभारत दोनों में इनका उल्लेख मिलता है। उत्तर दक्षिण भारत दोनों में इनका क्या है, परंपरा को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान था। कावेरी, अगस्त मंदिर और पोथई पहाड़ियों से जुड़ी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ऋषि अगस्त्य के बारे में आर्टिकल था, ऋषि अगस्त्य के बारे में आर्टिकल था न्यूज में, इस वजह से था कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा एक बुक विमोचन की गई थी, इस वजह से था। ऋषि अगस्त्य के बारे में बात करें तो इनकी एक घड़े से जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक घड़े से हुआ था।
किससे जन्म हुआ था? एक घड़े से इनका जन्म माना जाता है। और ऋग्वेद के कई सारे सूक्त है, कई सारे सूक्त है, उनकी रचना है वो इनके द्वारा की गई। ऋग्वेद में कई सारे सूक्त है, ठीक है, ऐसे कई सूक्त हैं, उनकी रचना है वो ऋषि अगस्त्य के द्वारा की गई थी। और कई मंत्र हैं, इनकी पत्नी का नाम था लोपामुद्रा, तो लोपामुद्रा के साथ में मिलकर इन्होंने कई मंत्रों की रचना भी की थी। साहित्य और भाषा के योगदान की बात करें तो तमिल भाषा की जनक माना जाता है। तमिल जो व्याकरण है उनका जनक है वो किसको माना जाता है? ऋषि अगस्त्य को माना जाता है। और ये जो अगत्यम एक ग्रंथ का था, ग्रंथ ये याद रखना, यूपीएससी ने पहले में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अगत्यम ग्रंथ था, उसके रचयिता भी माना जाता है। अगत्यम ग्रंथ था, उसके रचयिता भी किसको माना जाता है? ऋषि अगस्त्य को अगत्यम ग्रंथ के रचयिता भी माना जाता है। तमिल में एक साहित्य है संगम साहित्य, संगम परंपरा। संगम परंपरा की शुरुआत है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है ऋषि किसके द्वारा? अगस्त्य के द्वारा। और साउथ और नॉर्थ को जोड़ने में, यानी कि उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। चिकित्सा और विज्ञान में सिद्ध चिकित्सा पद्धति, ये जो सिद्ध है ना, योग सिद्धा, तो सिद्ध जो सिस्टम है सिद्ध चिकित्सा, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था इनका। सिद्ध जो मेडिसिन की एक प्रणाली होती है, मेडिसिन की अलग अलग प्रणाली होती है, एक तो जिसे हम फॉलो करते हैं, एक यूनानी होती है, एक सिद्धा होती है, एक आयुर्वेदा होती है। तो इसमें हम ये सिद्ध होते हैं, सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में इनका बहुत बड़ा योगदान थे। और इनका संस्थापक भी माना जाता है ऋषि अगस्त्य को। सिद्ध एक पद्धति होती मेडिकल की, उसके जो प्रमुख थे, उसके जो हेड थे, इसके जो संस्थापक थे, वो ऋषि अगस्त्य को भी माना जाता है। 18 सिद्धों में से एक थे और औषधीय पौधों को, खनिजों को, चिकित्सा पर महत्वपूर्ण ग्रंथ मिले। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए थे। कथाओं की बात करें तो राक्षस भाइयों की वातापी और एकलव्य का वध किया गया, ऐसी कथा मिलती है। विंध्य पर्वत के अहंकार को शांत करने में भी इनका योगदान है वो देखा जाता है। इसी कई प्रकार की हमें कथा भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया स्लोवाकिया रिलेशन के बारे में। अब डायरेक्ट इंडिया स्लोवाकिया के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना कम है। हमारे लिए इसकी लोकेशन काम की इंडिया स्लोवाकिया की। कहां है भाई इंडिया स्लोवाकिया? ये रहा आपका स्लोवाकिया, एक स्लोवाकिया है। ऊपर ये पोलैंड यूरोप का एक देश है स्लोवाकिया। ये चेक रिपब्लिक है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है। ये हंगरी है एक देश। ये आपका है ना, यहाँ पे स्लोवाकिया। और देख लो सर स्लोवाकिया कहाँ पर? ये रहा आपका स्लोवाकिया। यहाँ पे स्लोवाकिया निधर हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, ये क्या नाम है, चेक है, ये पोलैंड है, ये पर जर्मनी है, ये माल्डोवा है, रोमानिया है, सर्बिया है, क्रोशिया है, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुविया, लातविया है, बर्लिन जर्मनी वाली है ना, जर्मनी वाली बर्लिन, नेदरलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली यहाँ पे है, ये बल्गेरिया है, ग्रीस है, ठीक है, ये टर्की है हमारी, ये देख लो ब्लैक सी है। तो यहाँ पे कहाँ पर गया हमारा? ये रहा। कोई समंदर से सीमा लगती नहीं, कोई समंदर से सीमा नहीं लगती है। मतलब यह एक लैंड लॉक कंट्री है। कैसा है? लैंड लॉक, यानी कि समंदर से सीमा नहीं लगती है, लैंड लॉक कंट्री है। इसकी कैपिटल कौन सी है वो मैप में आप बताओगे कमेंट में। स्लोवाकिया की राजधानी कौन सी है? और कोई समंदर नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है। और किन किन देशों से सीमा लगती है? एक तो ऊपर पोलैंड आ गया है, ऊपर ये कुछ चेक आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, हंगरी आ चुका है, रोमानिया, ये रोमानिया से सीमा नहीं लगती है, देखो रोमानिया से नहीं लगती है, ठीक है। तो ये बाउंड्री किन किन देशों से? यूक्रेन से सीमा करता है शेयर। ये जो है ना, इसकी स्लोवाकिया की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है ये आपको कमेंट में बताना। स्लोवाकिया की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है ये आपको कमेंट में बताना। तो आज के इतने आर्टिकल थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक ज्वाइन रहो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, मौज करो।